बीजेपी को छोड़ करके सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए हम लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब तक के शासनकाल में सबसे बढ़िया शासन तो कांग्रेस का था कि किसी भी दल का कोई भी नेता थाने जाता था तो उसकी बात लोग सुन लेते। दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। ये नौकरी देने की बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूट लिया। इस सरकार की नंबर 1 उपलब्धि है कि श्मशान घाट से लाश गांव गई है। 75 साल की आज़ादी में महंगाई 1 नंबर है, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं, शाम को उद्घाटन करते हैं और सुबह जो है छत गिर जाती है। ये है भ्रष्टाचार का नज़ारा। 3 दिन बरसात हुई और सड़क धंस गई, अभी उद्घाटन नहीं। 9,000 करोड़ हीरोइन अडानी की गाड़ी में मिलता है। 1,600 करोड़ रुपया अमित शाह के बेटे की आमदनी दुगनी हुई है। क्या ईडी का छापा उनके यहाँ पड़ेगा? हिम्मत है ईडी की? सोनू सूद की तो जांच करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है उधर से क्लीन होकर निकालती है। खाता न बही भाजपा जवन कहे वह सही। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई हैं। बात करें अगर यूपी की बड़ी पार्टीज की, तो उनकी तैयारी तो चल ही रही है। साथ ही साथ इस बार जो छोटे दलों के जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, उनकी भी पूरी तैयारी है और यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। बात करें अगर उन्हीं छोटे दलों में से एक उभरता हुआ चेहरा और बड़ा चेहरा कहें, ओम प्रकाश राजभर की, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए वही, और उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे भाई यूपी 2022 चुनाव उनके लिए कैसा रहेगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि सर आप किसके साथ? हम जनता के साथ। जनता के साथ साथ सर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या सोचते हैं? कौन सा मुख्यमंत्री सबसे सटीक बैठता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो सटीक तो वह बैठता है, ब्राह्मण कुर्सी पे बैठ गया, ठाकुर बैठ गया, यादव बैठ गया, चमार बैठ गया, जो जाति व्यवस्था है। अब नंबर आता है पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, नाई का, गोंड का, लोहार का, कुम्हार का, बंजारा, बहेलिया है, आरा का, रघुवंशी है। अब तो इसका नंबर आना चाहिए ना। लेकिन इनका उपयोग तो पार्टियां कर ले रही हैं, लोडर बना करके जातियों से लोडर पैदा कर ले रहे हैं, उस लोडर को दिखा करके वोट ले रहे हैं। जब इनको हिस्सेदारी देने की बात आ रही है तो भाग जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने लीडर पैदा करना शुरू किया है। तो अब प्रदेश में जिनको लगा कि लोडर से काम नहीं चलेगा, अब लीडर की ज़रूरत है, तो बाबूराम पाल, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, अपने समाज को समझाना शुरू किया। प्रेमचंद प्रजापति ने पार्टी बनाई, समाज को समझाना शुरू किया। अनिल चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा, केशड़ा पटेल, रामसागर बिंद, ये हम 10 दल के लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक साथ होकर के, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग गठबंधन का स्वरूप जनता के बीच में हम लोगों ने प्रस्तुत किया आज के 20 महीना पहले। तो जनता ने इसको स्वीकार किया। हम लोगों ने जनता के बीच में 5 प्रमुख चीज़ें हम आपको बता दें। जातिवार जनगणना, आज भी जातिवार जनगणना के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ गई हैं, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए उनको व्यवस्था दे करके ऊपर किया जाए। लेकिन कांग्रेस आई, सपा आई, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा आई, सब लोग कहते तो कुछ है लेकिन कुछ करते नहीं हैं। 1931 के बाद 90 साल हो गया, जातिवार जनगणना नहीं हुई। सर, ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा, क्योंकि इस बार जो ज़्यादा जातिगत जनगणना पे जोर दिया जा रहा है, बावजूद इसके भाजपा जो है करवाना नहीं चाह रही जातिगत जनगणना, क्या वजह है सर? जातिवार जनगणना होगी तो लोगों को विकास के लिए बजट देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको आरक्षण देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस नाते भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। आज प्रदेश में हम लोग जो मोर्चा बना करके
देश में महिलाओं की आबादी 50%, तो राजनीति में भी उनको 50% हिस्सेदारी मिले और नौकरियों में 50% मिले। आज पूरे देश में महंगाई को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बना करके महंगाई पे अंकुश लगाया जाए। आज बिजली को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग सरकार बना करके 5 साल गरीबों के बीच में उनकी घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करने की बात, गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात, हम उनके बीच में इसको समझा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो पावर दिया है वोट का, इसी वोट से ये सब कुछ संभव है। आप अपना वोट दुश्मन को देते हो जो 70 साल से आपको लूट रहा है। 75 साल की आज़ादी में 70 साल से आप वोट दे रहे हो, लेकिन कोई हिस्सा दे नहीं रहा है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि 1700 थाने हैं उसमें हिस्सेदारी नहीं, 826 ब्लॉक है उसमें हिस्सेदारी नहीं, 75 जिले 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी नहीं। तो अब ये बात लोगों को समझ में आ रही है। तब ये बढ़िया सा गोल एक हम लोगों ने सजा रखा है। 403 सीटों पर हम लोग, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी को छोड़ करके सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए हम लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये लोग भी इस विचारधारा को लागू करना चाहते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की बात करें सर, तो कांग्रेस क्या लग रहा है इस बार? प्रियंका गांधी वाड्रा जी बार बार लखनऊ दौरे पे हैं और एक नया चेहरा जो कांग्रेस का उनको देखा जा रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ रंग दिखा पाएगी? देखिए, हर चुनाव में काफ़ी जनता जांचती है। जनता के बीच में सभी नेता वहीं जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पावर दिया है वोट का, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कंगाल हो, सबको एक वोट का अधिकार जो है, पावर सबका बराबर है। तो सारे दल के लोग अपना अपना जाल लगा करके, बुन करके जनता के बीच में जा रहे हैं कि आप हमको अपना वोट दीजिए। अब जनता 22 में काफ़ी जांचेगी, किसको कितना नंबर देती है जनता, अब जनता के ऊपर निर्भर है। सर आपका क्या मुद्दा है कि बात करते हैं कि सभी पार्टियों को, आप सभी पार्टियों की अच्छाई भी बताते हैं और सभी पार्टियों को निशाने पर भी ले लेते हैं। आपके हिसाब से सर मुख्यमंत्री सबसे अच्छा कौन रहा अब तक के शासनकाल में? सबसे बढ़िया शासन तो कांग्रेस का था कि किसी भी दल का कोई भी नेता थाने जाता था तो उसकी बात लोग सुन लेते थे, सही गलत का निर्णय होता था। इधर कई दशकों से हम देख रहे हैं, वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार हो या इसके पहले की सरकार, थाने पर जाति पूछ करके FIR, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के गाली दी जा रही है। तो ये इसमें किसकी हम प्रशंसा करें? जो काम भाजपा कर रही है वही काम पिछली सरकारों में हुआ, लेकिन ये बात कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। अब लोगों में जागृति आई है कि हमारे साथ अपमान हो रहा है, हमको भी सम्मान चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए, हमको भी स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अब लोगों में जागृति आई है, तो अब धीरे धीरे अब वो स्वप्न लोगों को भी दिखने लगा कि पूरे देश में अब मुख्यमंत्री की होड़ लग गई। अभी आपने गुजरात में देखा कि मुख्यमंत्री बदल गया, पंजाब में बदल गया, उत्तराखंड में 4 साल में 3-3 लोग बदल गए। तो अब हम लोगों ने अपने मोर्चे में ये तय किया है कि चुनाव एक बार, सरकार 5 साल में 5 जाति का बेटा CM होगा और 20 हमारे डिप्टी CM होंगे 20 जाति के। तो इस मुहिम के तहत हम लोग जनता के बीच में हैं और मौका जनता अब दे हम लोगों को, तो हम लोग जनता को प्रदर्शित करें कि आपने वोट दिया है तो हम आपके वोट का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हम लौटाएंगे। अभी तो आपने वोट दिया उनको, तो उस वोट की कीमत ही आपको नहीं दिए, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा को आप अपना मत दोगे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको लौटा देंगे। सर क्या लग रहा है आपको कि जो महंगाई की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, या फिर महिला अपराध की बात करें, और 4.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो गया और उन्होंने ये दावा किया कि 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, क्या लग रहा है सर कितना हद तक उन्होंने ये सही कहा है? दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने अभी बयान दिया कि हम प्रदेश में सबके घर दे दिए। आज भी गाँव में 10, 20, 25 परिवार ऐसा है कि जो नेताओं की फ्लैश का छत बना करके जीविकोपार्जन कर रहा है।
दिहाड़ी पे मजदूरी अगर वो न मिले तो रात को उपवास पे उनके बच्चे वो सब सोते हैं। ये नौकरी देने की बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूट लिया, दलितों का लूट लिया। बादा में भर्ती करते हैं, कृषि विभाग में 13-11 ठाकुर भर्ती कर देते हैं, कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं। खुला जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है। तो इस सरकार ने जो उपलब्धि गिना रहे हैं, उपलब्धि इनकी है। आज़ादी के 75 साल में पहली उपलब्धि इनकी है। इनकी सरकार की अगर बात करें 4.5 साल में, तो पहली उपलब्धि है कि लोग गाँव से लाश लेके श्मशान घाट जाते थे, लेकिन इस सरकार की नंबर 1 उपलब्धि है कि श्मशान घाट से लाश गांव गई है, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि इनकी है कि 75 साल की आज़ादी में महंगाई 1 नंबर है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनकी सरकार में 4.5 साल में इन्होंने कुंभ का मेला लगाया। कुंभ के मेले में कैग की रिपोर्ट आ गई, मोपेड और मोटरसाइकिल के नंबर ट्रैक्टर का दिखा करके मिट्टी की ढुलाई हुई। भ्रष्टाचार में इन्होंने 1 नंबर। प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं, शाम को उद्घाटन करते हैं और सुबह जो है छत गिर जाती है। ये है भ्रष्टाचार का नज़ारा। ये अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, पता नहीं 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा। 3 दिन बरसात हुई और सड़क धंस गई, अभी उद्घाटन नहीं हुआ। ये है इनके भ्रष्टाचार का वो। तो ये काम करने में हम लोग सुनते थे कि बुंदेलखंड में अन्ना पशु से लोग किसान परेशान हैं, लेकिन इनकी सरकार में तो पूरे प्रदेश में अन्ना पशु से किसान परेशान हो गया। किसानों का धन दुगना करने में ये 1 नंबर माहिर हो गए। इन्होंने जो यूरिया और डाई 50 किलो की बोरी आती थी, उसमें से 5 किलो निकाल लिया और दाम बढ़ा दिया। कहते हैं किसानों का धन हम दुगना कर रहे हैं। किसान अपनी एमएसपी तय करने के लिए 9 महीने से धरना दे रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अभी मुझे एक नई सूचना मिली कि मोदी जी के जो परम मित्र हैं अडानी जी और अंबानी जी, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया जान रहा है। अभी अभी अडानी के क्या कहते हैं टैंकर या अडानी से उनकी गाड़ी से 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है। अभी टीवी पे चल रहा है, देख रहे हैं। अब 9,000 करोड़ की हीरोइन अडानी की गाड़ी से बरामद हो, तो अब तो ये जांच का विषय बनता है ना। ये तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठना चाहिए कि ये 9,000 करोड़ हीरोइन अडानी की गाड़ी में मिलता है, और अडानी और अंबानी योगी जी की मोदी जी के मित्र हैं, दोस्त हैं। उनके इशारे पर पूरा देश चला रहे हैं, उनके पैसे से सरकार बनवा बिगाड़ रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला तो हमने जीवन में पहली बार देखा। इनकम टैक्स की बात करें सर, तो सोनू सूद को जानते होंगे आप, जो मसीहा बनकर उभरे हुए थे कोरोना काल में, और उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी और लोगों को, जो बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को मुंबई से अपने घर पहुंचाया था। उनके यहाँ पे भी आईटी रेड पड़ गई और कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की उन्होंने टैक्स चोरी की है। कहाँ तक लग रहा है सर ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, खाता न बही भाजपा जवन कहे वह सही। ये सोनू सूद की तो जांच करते हैं। 1,600 करोड़ रुपया अमित शाह के बेटे की आमदनी दुगनी हुई है। क्या ईडी का छापा उनके यहाँ पड़ेगा? हिम्मत है ईडी की पूछताछ करने की? कितना, कैसे आपकी आमदनी दुगना हो गई? इतना मतलब कैसे 1,600 करोड़ रुपया हो गया? हिम्मत नहीं है। आज 9,000 करोड़ हीरोइन पकड़ी गई है। औकात है? जितनी भी एजेंसियां हैं देश में, औकात है इनकी? पकड़ें उनको, मुकदमा लिखें, है हिम्मत? जांच करा दें। कोई पत्रकार अगर सही बात बोलेगा, चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, आईना होता है कि सरकार को दिखाता है कि देखो ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। मिर्ज़ापुर में पत्रकार नमक रोटी मिड डे मील योजना में छाप दिया अखबार में, सुबह जेल चला गया। अधिकारी बोल दिया, जेल चला गया। नेता बोल दिया, जेल चला गया। हाथरस की घटना, बेटी के साथ बलात्कार होता है, सरकार अपराधियों को बचाने में लग जाती है। बलिया में पाल की हत्या होती है और अपराधी को पूरी सरकार बचाने में लग जाती है।
उल्टे जो मरा है उसके ऊपर ही 302 का मुकदमा लिख दिया जाता है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है उधर से क्लीन होकर निकालती है। इटावा में जिस अपराधी ने एसपी को थप्पड़ मारा, इधर से हिलाया उधर से निकाल लिया और बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना दिया। ये है भाजपा का चेहरा और चरित्र। ये तो पिछड़े समाज के लोग, नासमझ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पर लेके घूम रहे हैं। ये अपने को हिंदू बनते हैं, लेकिन ये खुद हिंदू नहीं है। जानकारी नहीं है इनको कि कोई हिंदू धर्म देश में नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू कहलाने का हकदार वो होता है जिसका उपनयन संस्कार होता है। मुसलमान कहलाने का हकदार वो होता है जिसका मुसलमानी होता है, कलमा पढ़ता है। लेकिन यहाँ अपने मन सब हिंदू बन करके घूम रहे हैं। तो जानकारी नहीं है लोगों को, ज्ञान नहीं है, अशिक्षा है, जिसका नाजायज फायदा हिंदू मुसलमान करके बीजेपी भड़का रही है। अगर पिछड़े समाज को जरा सा भी अकल होता तो प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार अपनी बहन की शादी मुसलमान से, मुरली मनोज जोशी हों, चाहे उनके मोहन भागवत हों, दर्जनों भाजपा के बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमान के बेटा से किए हैं। इसके बाद भी पिछड़े समाज के लोगों को अंधभक्ति लगी है, मोतियाबिंद हुआ है, दिखाइए नहीं दे रहा है कि भाजपा मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध कर रही है और हमको जो है मुसलमानों से लड़ा करके हमारा वोट खाली ले रही है। हमारे बेटे को बेहतर शिक्षा, रोजगार, नौकरी, हमारे बेटे को अमन चैन सम्मान देने के लिए वो खड़ा नहीं हो रही है। लेकिन हम हिंदू बन करके कौन सी पता नहीं शौक है ये पिछड़े समाज के लोगों को कि ये हिंदू बन करके उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया और उन मुद्दों पे बात करी कि जो अक्सर लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो भाई ये थे हमारे साथ वर्तमान सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और जो है इनकी जो पार्टी है बीएसएसपी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। तो हमने इनसे बात करी और जाना, और जैसे भी इन्होंने सवाल के जवाब दिए वो आपने देखा ही। तो फिलहाल बस यही देखना होगा कि यूपी 2022 का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प होने वाला है और कितना यूपी की सत्ता किसके हाथ में आने वाली। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना, यूएनएन लखनऊ।